नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जो आपके जीके के क्वेश्चन हैं उनको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम पॉलिटी को यहाँ पे कवर कर रहे हैं और इसके हम अभी तक 2 भाग में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इस प्रकार कवर कर चुके हैं। हम यहाँ पे ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं बल्कि इनसे रिलेटेड जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता रहे, आपका थ्योरी भी यहाँ पर कवर हो जाए और साथ में आपको जो पेपर के अंदर क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, कैसे एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन को बदल बदल कर देता है, उसको भी हम यहाँ पे कवर करते हुए चलते हैं। वो चीज़ें भी आपकी क्लियर होती रहती है। इसी प्रकार हम सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी उनको भी देखेंगे। सबसे पहले हमने पॉलिटी को शुरू किया है और आज हमारा ये इसका तीसरा भाग है। अगर आपने इसके पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए, जब संविधान सभा बनी उसके बाद कई सारी समितियों का गठन किया गया। इन समितियों में 8 बड़ी समितियां शामिल थी और इसमें 13 छोटे छोटी समितियां शामिल थी। तो उन्हीं के अध्यक्ष आपसे पूछे जाते हैं कि किस समिति का अध्यक्ष कौन था। अगर हम बात करें समितियों की, संघ जो ये संविधान समिति है इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर हम अदर समितियों के अध्यक्ष की बात करें तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 2 समितियां आई, एक आई संघीय संविधान समिति, एक आई प्रांतीय संविधान समिति। संघ वाली समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे मसौदा समिति भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। इसके बाद जो 5वीं महत्वपूर्ण आपकी समिति है, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों बहिष्कृत क्षेत्रों की सलाहकार समिति। इस समिति को परामर्शदाता समिति बोला जाता है। तो अगर आपको पूछेगा संविधान सभा की परामर्शदाता यानी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। अब 2 क्वेश्चन याद रखना, अगर सलाहकार समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो सरदार पटेल, और संवैधानिक सलाहकार कौन था संविधान सभा के, तो वो थे BN राव। एक इसको क्लियर करते हुए चलना। ये जो परामर्शदाता समिति थी सरदार पटेल के अधीन, इसके तहत ये कुछ उप समितियां थी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट हैं शुरुआती, एक मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे, और दूसरी अल्पसंख्यक उप समिति। ये दोनों समितियां परामर्शदाता समिति के अधीन थी जिसके अध्यक्ष पटेल थे, और इन दोनों के अध्यक्ष आपको याद रखने हैं। मौलिक अधिकार वाली के JB कृपलानी और अल्पसंख्यक वाली समिति के HC मुखर्जी यहाँ पर अध्यक्ष थे। बाकी भी उप समितियां हैं, वो ज्यादा पेपर में नहीं पूछी जाती। जो 6ठी बड़ी समिति थी जिसके नाम था प्रक्रिया नियम समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए एक समिति बनाई गई थी जो राज्यों से समझौता करती, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और सबसे इंपॉर्टेंट संचालन समिति, ये बहुत बार पेपर में पूछी गई है, इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये थी संविधान सभा की 8 बड़ी समितियां। अब जल्दी से नजर जो छोटी समितियां थी उन पर मार लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 13 छोटी समितियां यहां पर बनाई गई थी। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? देखिए, सबसे पहले ये जो आपकी 3 नंबर पर है सदन समिति, इसके अध्यक्ष B पट्टाभी सीतारमैया थे। चौथे नंबर पर जो आपके यहां पर है कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष KM मुंशी थे। एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, उसे क्लियर करते हुए चलें। कार्य समिति, संचालन समिति का अगर अध्यक्ष पूछेगा कार्य संचालन समिति तो होंगे KM मुंशी, और सिर्फ संचालन समिति पूछेगा तो अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमने अभी ऊपर देखा, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी जो इंपॉर्टेंट समितियां यहां से आती हैं कि एक संविधान सभा के कार्यों के लिए एक समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर उसके अध्यक्ष थे।
सबसे इंपॉर्टेंट, राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अंदर अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसको लेकर भी एक कंफ्यूजन है, उसे क्लियर करते हुए चले। हमने कहीं पर पढ़ा है, कुछ बुक्स में दिया गया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, वो गलत है। ठीक है, आपको राजेंद्र प्रसाद का नाम याद रखना है। तो ये कुछ समितियां जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारा पहला प्रश्न था जिसका एक्सप्लेनेशन हमने कुछ ज्यादा लंबा यहां पर देखा। उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अब हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि हमने ऊपर पूरा डिटेल यहां पर पढ़ लिया। जो प्रांतीय संविधान समिति थी, दो बात करी थी ना हमने, एक संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान, तो प्रांतों के लिए कौन थे? सरदार पटेल। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जो भारतीय संविधान के अंदर प्रारूप समिति बनी थी, इसे सबसे महत्वपूर्ण समिति माना जाता है क्योंकि मेन जो संविधान बना वो इसी समिति के द्वारा बनाया गया था। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनका नाम आपको याद करना है, पेपर में पूछा जाता है। प्रारूप समिति के बारे में अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और इसके अंदर कौन कौन सदस्य थे वो आप यहां पर देख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर सदस्य थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके अंदर सदस्य थे, डॉक्टर KM मुंशी ये इसमें सदस्य थे और कांग्रेस के मूल रूप से यही एकमात्र सदस्य थे प्रारूप समिति में। इनके अलावा सैयद मोहम्मद शादुल्ला, N माधवराव ये समिति में शामिल थे। शुरुआत में नहीं थे, शुरुआत में BL मित्र थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, फिर माधवराव आए थे और जो 7वें सदस्य थे वे थे TT कृष्णमाचारी जो शुरुआत में नहीं थे। 1948 में DP खेतान जो इसके अंदर शामिल थे उनका निधन हो गया, उनके जगह पर आए थे TT कृष्णमाचारी। इनको जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, नोट करते हुए जरूर चलें। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, आपकी थ्योरी प्लस MCQs प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस डाउट क्लियर यहां पर होते हुए चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? वही क्वेश्चन है और देखिए कहां कहां पूछा गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ PCS, MP PCS, IES हर जगह पूछा गया है। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर। ठीक है, सूची 1 का मिलान यहां पर करना है सूची 2 के साथ। चलिए करते हैं। मूल अधिकार, मैं आपको सीधा आंसर बताते हुए चलता हूं, आप इनको नोट करते हुए चलें। मूल अधिकार से संबंधित जो समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल, जैसे हमने ऊपर बात करी। ठीक है, परामर्शदाता समिति उसके अधीन थी ना उप समितियां, तो मेन कौन है यहां पर? सरदार पटेल। ठीक है, कार्य संचालन की अगर हम बात करते हैं, कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो हमने ऊपर बात करी थी कि KM मुंशी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन KM मुंशी यहां पर सही हो जाएगा। संघ शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो संघ शक्ति के जो अध्यक्ष थे इनका नाम था जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे इनका नाम था BR अम्बेडकर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे और संचालन समिति सिर्फ अगर पूछेगा तो उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए चलना। ऊपर मैंने आपको दोनों लिस्ट दिखाई, दोनों नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा ने जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार जो समिति बनाई थी इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, जैसे हमने ऊपर बात करी। और इसके अधीन जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकारों के लिए JB कृपलानी और अल्पसंख्यकों के लिए कौन थे? HC मुखर्जी। तो दोनों याद रखना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अन्य। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहां पर लिखा है इनकी अध्यक्षता में कितने अन्य सदस्य थे। अंबेडकर को नहीं गिनना है यहां पर, तो ये वाला तो होगा नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 सदस्य थे, क्योंकि अन्यों के बारे में पूछा है तो 6 सदस्य थे। ऊपर हमने पूरी सूची इनकी देखी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो कौन कौन सदस्य थे? गोपाल स्वामी सदस्य थे, नेहरू नहीं थे क्योंकि प्रारूप समिति पूछा है, ठीक है। अल्लादी कृष्ण स्वामी थे, सरदार पटेल नहीं थे। तो पहला और तीसरा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? ऊपर मैंने आपको बताया जो प्रारूप समिति है इसे पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं, ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं, मसौदा समिति भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। कौन सदस्य नहीं है इनमें से? सादुल्ला थे, मुंशी थे, अय्यर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो प्रारूप समिति का गठन होता है आपका 29 अगस्त 1947 को। यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 9 दिसंबर 1946 मत करना, उस दिन संविधान सभा बनी थी, ठीक है। संविधान सभा के अंदर एक प्रारूप समिति, जिसके बारे में हम पूरे प्रश्न देखते हुए आ रहे हैं, सदस्यों के बारे में मैंने आपको बताया, यह 29 अगस्त को बनी थी, ठीक है। चलिए, संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके बारे में भी एक क्वेश्चन जो डाउट वाला था उसको मैं पहले ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं। झंडा समिति का अध्यक्ष संविधान निर्मात्री परिषद यानी संविधान सभा के अंतर्गत अगर पूछा जाएगा तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, 2 झंडा समितियां बनी थी भारत के अंदर। एक बनी थी 1931 में जब कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, वहां पर एक ध्वज समिति का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, ठीक है। यहां पर जो दूसरी समिति बनी वो संविधान सभा के अंतर्गत बनी, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। जेबी कृपलानी कभी भी किसी भी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे, उनको क्लियर करते हुए चलना, ठीक है। यहां पर संविधान सभा वाली पूछा गया था तो इसलिए आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? उद्देशिका यानी प्रस्तावना का विचार। तो हमारे संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों को क्लियर करते हुए चले। क्वेश्चन बनेगा उद्देशिका का विचार, आप बताएंगे यूएसए के संविधान। क्वेश्चन बनेगा उद्देशिका की भाषा, तब आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान। दोनों क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो देखिए, भारत में एक संघीय व्यवस्था यहां पर लागू है और संघीय व्यवस्था के अंदर भारत में सर्वोच्च स्थान पर है संविधान। बाकी जो संसद है, आपका सर्वोच्च न्यायालय है, संसद है, ये सब के सब किसके तहत काम करते हैं? ये सब संविधान के तहत काम करते हैं। संसद को जो शक्तियां दी गई हैं, सर्वोच्च न्यायालय को जो शक्तियां दी गई हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, वो सब किसके माध्यम से दिए गए हैं? संविधान के माध्यम से दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सर्वोच्च कौन है? संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जिसे जुडिशियल रिव्यू की कहते हैं की संकल्पना निम्नांकित देश की संविधान से ली गई है। यानी जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनरीक्षण, ये सिस्टम हमने कहां से लिया है? तो ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था किसमें है? तो देखिए, न्यायिक पुनर्वलोकन ये केवल भारत में नहीं, केवल यूएसए में नहीं, बल्कि दोनों जगह है, क्योंकि हमने यूएसए से ही लिया है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, आप यहां पर देख सकते हैं। यूपीपीसीएस प्री में आया 2008 में और फिर रिपीट हो गया यूपीपीसीएस मेंस 2012 में, ठीक है। तो न्यायिक पुनर्वलोकन यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई जजमेंट दिया था, उसे लगता है कि उस समय के हिसाब से तो ये सही था, लेकिन अब ये गलत है या इसकी समीक्षा की जरूरत है, तो वो अपने ही दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया है? अमेरिका से। ये भारत और अमेरिका दोनों में है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में एक समान रूप में पाया जाता है? तो कौन सा लक्षण है जो दोनों में एक समान रूप से पाया जाता है? सही आंसर है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यानी कि संविधान का कोई उल्लंघन ना करे, सभी के सभी संविधान के दायरे में करें, ये सब देखना किसका काम है? उच्चतम न्यायालय का काम है, ठीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अभिभावक भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस
देश से संबंधित है? जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है ये आपके कनाडा से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। इसे आपको याद करना है, पेपर में पूछा जाता है तो आपको इसको नोट करते हुए चलना है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? वही प्रश्न है, सेम क्वेश्चन है, कनाडा इसका आंसर होगा। जब प्रश्न सेम है आंसर भी सेम होगा। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। अब देखिए, दो बार ऊपर आपसे क्या पूछा गया। पहली बार पूछा गया संघात्मक व्यवस्था कहां से ली है, दूसरी बार पूछा गया भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, अब पूछ लिया राज्यों की संघ की संकल्पना कहां से ली गई है। तीनों का आंसर होगा कनाडा के संविधान से। ठीक है, कनाडा से हमने लिया है, लेकिन यहां पर कनाडा नहीं है। राइट आंसर है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। ठीक है, जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट है इसी के ऊपर बेस्ड है कनाडा का संविधान। ठीक है, तो इसका आंसर यहां पर ये होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान में सम्मिलित सामवर्ती सूची किस देश की देन है? देखिए, हमारे संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, पहली बात मैं किसकी कर रहा हूं, अनुसूची की। जो 7वीं अनुसूची है इसके अंदर शक्तियों का बंटवारा किया गया है और इस 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूची है। कौन कौन सी? एक आपकी राज्य सूची, एक आपकी केंद्र सूची, एक आपकी सामवर्ती सूची, जो ये वाली है। जो आपकी केंद्र और राज्य की सूचियां हैं वो दोनों सूचियां हमने कनाडा से ली हैं, इसको याद करना है। और जो ये सामवर्ती सूची है इसे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। केंद्र और राज्य पूछता तो हम कनाडा को इसका आंसर करते। इसे याद रखना, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार बना है सामवर्ती सूची के बारे में। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इनके अंदर कुछ विषयों को डाला गया है, जैसे राज्य सूची के अंदर कुछ विषय हैं, केंद्र सूची में विषय हैं, सामवर्ती सूची के अंदर विषय हैं। उन विषयों पर अगर वो केंद्र सूची में है केवल केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची में है तो राज्य बनाएगा, और अगर कोई विषय सामवर्ती सूची में है तो उसके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, इसको आपको समझना है। जब भारत का संविधान बना, शुरुआत में राज्य सूची के अंदर जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर 66 सब्जेक्ट्स थे। अभी कितने हैं? अभी 61 हैं। जब संविधान बना उस समय जो सेंटर की सूची है आपकी केंद्र सूची या जिसे संघ सूची भी कहते हैं, उसमें 97 विषय थे। वर्तमान में 100 विषय हैं। और जब संविधान बना उस समय सामवर्ती सूची के अंदर 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। इसको भी याद रखना है, विषय पूछे जाते हैं। भारत ने सामवर्ती सूची की संकल्पना कहां से ली है, वही प्रश्न है। तो भारत ने सामवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। और देखिए, दोनों बार यूपीपीसीएस मेंस 2011, यूपीपीसीएस मेंस 2012, दो लगातार सालों में रिपीट हो गया। नेक्स्ट है भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित सामवर्ती सूची की अवधारणा को कहां से लिया है, वही क्वेश्चन है। और पहला ऑप्शन हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए कनाडा देगा, तो इस चीज को क्लियर करते हुए चले, जैसे हम हमेशा करते हुए चलते हैं। जो डाउट है कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं, डाउट को क्लियर करते हुए चलते हैं। कनाडा से राज्य और केंद्र सूची ली है, सामवर्ती सूची जहां पर भी आएगा ऑस्ट्रेलिया उसका आंसर होगा। भारत के संविधान में सामवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली है, फिर वही प्रश्न है। कनाडा आपको यहां पर भी मिल जाएगा, सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है या किस देश के संविधान पर आधारित है? देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आपके संविधान के भाग 4 में इनके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनके बारे में जानकारी दी गई है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है, वही प्रश्न है, बस घुमा के दे दिया। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, सिंपल वो ये पूछना चाह रहा था। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो कौन सा है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है आयरलैंड, यानी आयरिश गणतंत्र।
अब देखिए क्वेश्चन उसने कितना घुमाकर पूछा है। सिंपल सी एक बात यहां पर पूछी है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का अलग अलग क्षेत्रों से, साहित्य का क्षेत्र, कला का क्षेत्र, स्पोर्ट्स का क्षेत्र, जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो किस देश के संविधान से लिया गया है। सिंपल ये क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज देखिए कितनी घुमाकर उसने पूछी है। और ऑप्शन में क्या दिया है, आयरिश गणतंत्र। तो आयरिश ये आंसर यहां पर सही होगा। ठीक है, फिर यहां पर हमें सूची को यहां पर सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं, मैं आंसर बताते हुए चलूंगा, नोट करते हुए चलें। मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं, मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ठीक है, शासन की संसदीय प्रणाली ये हमने कहां से ली है, तो ये हमने यूके से ली है, यानी कि ब्रिटेन से। देखिए संघीय प्रणाली हमने कनाडा से ली है। जो संघीय प्रणाली है कि केंद्र होगा, राज्य होंगे, शक्तियां केंद्र में होंगी ज्यादा। ठीक है, लेकिन संसदीय प्रणाली के 2 सदन होंगे, कानून ऐसे पास होगा, वो जो संसदीय प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन से ली है। आपात उपबंध की बात करें तो ये हमने जर्मनी से लिए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। तो दोनों याद करना है। ठीक है, यहां पर कनाडा आपको दिया गया था ताकि आप इसको यहां लेकर आ जाएं, तो ये गलत होगा। संघीय व्यवस्था पूछेगा कनाडा, संसदीय पूछेगा तो ब्रिटेन। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म इनमें से सही सुमेलित नहीं है। देखिए मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं, सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से ली हैं, नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि संघीय व्यवस्था हमने कहां से ली है, कनाडा से ली है। वो कहता है कि केंद्र यहां पर संघीय व्यवस्था होगी, केंद्र का भी अपना महत्व होगा, राज्यों का महत्व होगा, लेकिन जो स्पेशल पावर्स होंगी वो केंद्र के पास होंगी। तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ये हमने ऑस्ट्रेलिया से नहीं, कनाडा से ली हैं। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची को यहां पर मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं। अभी हमने ऊपर देखा अमेरिकी अधिकार पत्र से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हमने आयरिश संविधान से लिए हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार यानी जो संसदीय व्यवस्था है, पूरा पोर्टफोलियो सिस्टम, ये हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। और केंद्र राज्य संबंध ये हमने कनाडा से लिया है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि राज्य सूची और केंद्र सूची हम कनाडा से लेकर आए हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध किस प्रकार होगा, कौन कौन सी शक्तियों का बंटवारा होगा, वो सब हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, फिर एक और सूची है, इसको मिलानी है। तो चलिए मिलाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों से आपके 3-4 प्रश्न एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं और आपका जो कॉन्सेप्ट होता है क्लियर करने वाले, वो भी आपके क्लियर होते हुए चलते हैं। विधि का शासन ये हमने कहां से लिया है, तो कानून का शासन होगा, ये हमने इंग्लैंड से लिया है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने कहां से ली है, ये हमने जापान से ली है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना ये हमने कहां से लिया है, तो ये हमने कनाडा से लिया है। और विस्तृत उपनिष्ठ सूची ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद करनी है। ठीक है, फिर यहां पर सूची को मिलाना है। तो चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अब आप आसानी से बता देंगे, आयरलैंड। मूल अधिकार आप आसानी से बता देंगे, अमेरिका। संघ राज्यों के संबंधों की सामवर्ती सूची। ठीक है, राज्य और संबंध अगर इतना पूछा होता तो हम कनाडा कर देते। इसने सामवर्ती सूची पूछी है, तो सामवर्ती सूची में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह बोला गया है कनाडा से। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, मैच करते हुए आपको चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है। देखिए भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार ये रूस से लिया गया है। ठीक है, रूस या पूर्व का सोवियत संघ। जब हमारा संविधान बना, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मौलिक अधिकार थे। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अंदर 1976 में जो 42वां संशोधन किया गया था, संविधान संशोधन, उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ये जो मौलिक कर्तव्य थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, 1976 में जोड़े गए थे। ये आपके जो अनुच्छेद 51 का है उसमें बताए गए हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, एक और चीज याद रखना, मौलिक कर्तव्यों की संख्या जब इनको 1976 में जोड़ा गया था, इनकी संख्या थी उस समय 10। अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, इसे आपको याद करना है।
कमेंट करके आपने बताना है जो 11वां मौलिक कर्तव्य था उसे कब और किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मूल अधिकारों की बात हो रही है, मूल कर्तव्यों की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, भारत का संविधान, अब यहां पर कथन और कारण है, तो ऐसे प्रश्न भी आपके कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। देखिए, कथन क्या कहता है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। यह बिल्कुल सही बात है कि दुनिया में सबसे विस्तृत संविधान अगर किसी देश का है तो वो हमारे देश का है। ठीक है, कारण क्या दिया है? मौलिक अधिकारों को अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। यह भी बिल्कुल सही है, जो हमने मौलिक अधिकार लिए हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए हैं, लेकिन इन मौलिक अधिकारों के वजह से संविधान लंबा हो गया, ये गलत है। क्योंकि कथन ये है, इसका जो कारण यहां पर बताया गया है ये गलत बताया गया है। हमारा संविधान इसीलिए लंबा हो गया क्योंकि इसमें हमने अनेक जो सोर्सेस थे, जो विश्व के प्रमुख संविधान थे, उनके जो पूरा निचोड़ था उसको यहां पर लेने का प्रयास किया, उसके लिए लंबा हुआ है, केवल इसके वजह से नहीं हुआ है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण दिया गया है वो कथन के लिए गलत है। ठीक है, यानी कि कथन, कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है, बाकी यहां पर दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहां से लिया गया है? तो मूल अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस देश ने लिखित संविधान की अवधारणा पेश करी थी? ये करी थी हमारे अमेरिका ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सबसे लंबा पूछेगा, सबसे बड़ा संविधान वो भारत का है, सबसे पहले पूछेगा तो अमेरिका का है। और अगर आपसे पूछा जाता है किस देश का संविधान अलिखित है, यानी कि लिखा हुआ नहीं है, तो वो है ब्रिटेन का। इसको भी याद करना है, पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा संविधान रिवीजन सीरीज का। आज हमने भाग 3 यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो आपके कॉन्सेप्ट थे, जो डाउट्स थे, उनको हमने प्रयास किया यहाँ पर उनको दूर करने का। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन और बिल्कुल प्रॉपर वही लैंग्वेज होती है जो एग्जाम में पूछी गई है। तो आपको इस सीरीज से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो देखने को मिलेगी, साथ साथ में मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए चलता हूँ और जो भी डाउट है उनको भी हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। उम्मीद करता हूँ इस सीरीज से आपको फायदा हो रहा होगा। इस सीरीज में हम, जैसे कुछ फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे थे कि इसके साथ जो सारी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, इसके अलावा ज्योग्राफी, उनको भी कवर किया जाए। तो बिल्कुल पेपर से पहले हम इसी प्रकार सभी टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थ्योरी के साथ, डाउट क्लियर के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कवर यहां पर करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।